10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का चहल सर की क्लास में स्वागत है। आज हम इतिहास का पहला पाठ 10वीं कक्षा के इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम इस पाठ के अति लघु और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वो जो जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं। हमने इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए इस बात पे ध्यान रखा है कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो परीक्षा उपयोगी हों, यानी कि जो पहले परीक्षा में आ चुके वो भी और जो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का हमने काफ़ी ध्यान दिया है ताकि विद्यार्थियों को इससे ज़्यादा लाभ हो सके। तो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यूरोप के राष्ट्रवाद का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें हमारे जहन में सबसे पहले एक क्रांति आती है जिस क्रांति का नाम है फ्रांस की क्रांति। और इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे विश्व को एक नई रूपरेखा, एक नए सोचने का नज़रिया दिया। इस क्रांति ने एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता का नारा। और इसी क्रांति के बाद में बच्चों हमारे सामने सामंतवाद, जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से मजबूत थी, वो धीरे धीरे दरकती नजर आई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और भाईचारे का बिगुल बजने लगा। तो आइए शुरू करते हैं इस महान क्रांति के बारे में कुछ तथ्य जानने के लिए। तो यहाँ हमने पाठ का नाम लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? वह चित्रकार कहाँ का था? फ्रांस का चित्रकार था। और इस कलाकार का नाम क्या था? तो इस कलाकार का नाम था फ्रेडरिक सरियो। और इसने कितने चित्र बनाए थे? तो इसने चित्र बनाए थे 4। तो इस तरह से एक प्रश्न के अंदर आप अनेकों प्रश्न भी ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र देशों की श्रृंखला में अग्रणीय देश कौन था या कौन थे? यानी कि जो चित्र बनाया था तो उसमें सभी देश एक दूसरे से आगे यानी कि दौड़ लगा रहे थे। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्र देशों में जो अग्रणीय जो देश थे वो कौन से थे? तो सबसे पहले था अमेरिका और दूसरा था स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद लगातार एक लंबी कतार थी जो देश स्वतंत्र होना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद बच्चों यानी कि कहते किसे हैं? यानी कि इस फ्रांस की क्रांति के पहले अधिकतर देशों में या यूं कहें लगभग सभी देशों में निरंकुशवाद का बोलबाला था। अब इस शब्द से ही इसका मीनिंग अगर निकालें तो निरअंकुश यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। जैसे राजशाही सरकारें, जैसे तानाशाही सरकारें, ये सरकारें होती हैं निरंकुश सरकार और ऐसी विचारधारा को निरंकुशवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन जो थे ये कौन थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे विचार दिए थे? किसके बारे में? राष्ट्र के बारे में। तो यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने सोबोन यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्र क्या है इस शीर्षक पर अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया था। और इस भाषण के बाद लोगों को यह पता चला था कि देश और राष्ट्र में क्या फ़र्क है, जनता और प्रजा में क्या फ़र्क है। यानी कि प्रजा जो होती है वह किसकी होती है? शासक की, यानी कि राजा की। और जनता जो है यानी कि नागरिक जो हैं वो किसके होते हैं? चुनी हुई सरकार के। अगला प्रश्न है कि जनमत संग्रह ये क्या होता है? जनमत यानी कि लोगों का मत, जनमत संग्रह लोगों के मतों का संग्रह, यानी कि किसी विषय पर लोगों की राय जानने के लिए जो प्रत्यक्ष मतदान करवाया जाता है, यानी कि सीधा मतदान करवाया जाता है,
प्रत्यक्ष मतदान का मतलब जैसे आप जान सकते हैं हाथ खड़ा करके, यानी कि हम किसी की राय जाने तो उसे प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे। तो किसी विषय पर लोगों की राय जानने के लिए जो प्रत्यक्ष मतदान कराया जाता है उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति आप किसे कहेंगे। इस प्रश्न में यह सबसे, बल्कि इस प्रश्न, इन प्रश्नों की बजाय बल्कि इस पूरे पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। यानी कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति आप किसे कहेंगे। तो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है बच्चों, यह है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। यानी कि जब लोगों को पता चला था कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी राष्ट्र होने के नाते, किसी राष्ट्र का सदस्य मेंबर होने के नाते वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो एस्टेट जनरल का नाम बदल के रखा गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में मुख्य परिवर्तन क्या किए गए थे। तो नेशनल असेंबली में मुख्य परिवर्तन जो किए गए थे, इसके अंदर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो थे वह समाप्त कर दिए गए थे। और नंबर 2 पे भार और मापने की व्यवस्था जो थी वह एक समान लागू कर दी थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन के राजतंत्र की विशेषता बताएं कि इसने जो राजतंत्र स्थापित किया था उसकी विशेषता क्या थी। तो नेपोलियन ने अपने कार्य और नीतियों में क्रांतिकारियों के विचारों को शामिल करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उनके विचारों को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, 1804 की जो नागरिक संहिता थी इसको किस और नाम से जाना जाता है। तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता की 2 विशेषता बताएं, या 1804 की नागरिक संहिता की 2 विशेषता बताएं। तो इसमें विशेषता 2 के बजाय बच्चों आप परीक्षा में 3 या 4 बता सकते हैं। 2 बताएं तो उसका हेडिंग बना करके और फिर बताएं। तो नंबर 1 है कि जन्म पे आधारित विशेषाधिकारों को सबसे पहले समाप्त कर दिया। यानी कि जन्म के ऊपर विशेषाधिकार का मतलब ये है कि शासक का पुत्र भी शासक हो, तो इस तरह के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है सभी को कानून के समक्ष समानता मिली, यानी कि सभी समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगला है पॉइंट इसके अंदर कि सामंती व्यवस्था खत्म करने के साथ साथ किसानों को भूदासत्व से, यानी कि भूदासता से मुक्त करा दिया। पहले कौन थे? बड़े बड़े जमींदार थे जो जमीनों के मालिक थे, और इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था खत्म करी और किसानों को उनकी जमीन दे दी गई और उनको भूदासता से मुक्त करा दिया गया। अगला प्रश्न है हैब्सबर्ग साम्राज्य किन 2 प्रमुख देशों में फैला हुआ था। तो हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो प्रमुख 2 देशों में फैला हुआ था। 2 देश थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन 2 देशों के अंदर यह साम्राज्य फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में आ भी चुका है कि हंगरी देश के आधे से ज़्यादा लोग, यानी कि 50% लोग ये कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा बोलते हैं मगयार भाषा। कौन सी भाषा? मगयार भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 14 प्रश्न नंबर। तो यह प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग यह कौन सा था। तो यूरोप का जो सबसे प्रभावशाली वर्ग था वह था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो था सबसे प्रभावशाली वर्ग था। अगला प्रश्न है कि कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे। तो यह जो वर्ग था यह फ्रेंच भाषा बोलता था। अगला प्रश्न है यूरोप शहरों और वाणिज्यिक वर्गों का उदय कैसे हुआ। यानी कि यूरोप में, आप ये ऐड कर सकते हैं
कि यूरोप में शहरों का और वाणिज्यिक वर्गों का उदय यह कैसे हुआ, यानी कि परिवर्तन कैसे हुआ। तो यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार जब बढ़ा तो यह परिवर्तन संभव हुआ, यानी कि शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का भी विकास हुआ, यानी कि इनका उदय हुआ। अगला प्रश्न, उदारवाद क्या होता है। तो छात्रों, उदारवाद का मतलब है कि उदारवाद के लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द का प्रयोग किया गया। वो शब्द क्या था, लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यह जो शब्द था लिबरलिज्म, यह लातिन भाषा के शब्द लाइबर से बना था। और इस शब्द का यानी कि लाइबर शब्द का मतलब था आज़ाद, स्वतंत्र, अर्थात उन्मुक्त या आज़ादी परस्त विचारधारा को हम उदारवाद कहेंगे, यानी कि जिसमें हर तरह के व्यक्ति को आज़ादी हो बोलने की, काम करने की। तो इस विचारधारा को उदारवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके शासन में, किसके शासन में सभी वयस्क पुरुषों को सभी को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो किसके शासनकाल में, जैकोबियन दल के शासनकाल के दौरान सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया था, यह किसने बनाया था। तो 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया था वह बनाया था नेपोलियन ने। अगला प्रश्न है कि 11 सीमा शुल्क किन राज्यों के बीच लगते थे। 11 सीमा शुल्क, तो वह राज्य थे, 2 राज्य, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग। यानी कि कुल मिला के कितने सीमा शुल्क, 11 सीमा शुल्क। जबकि 2 राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सीमा शुल्क लगने चाहिए, कितने, 2, लेकिन यहाँ कितने थे, 11 सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है कि कपड़ा मापने के पैमाने को क्या कहा जाता था। कपड़ा मापते हैं, जैसे आजकल हम बोलते हैं मीटर, तो वहाँ फ्रांस के अंदर क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था एले। एले क्या था, कपड़ा मापने का एक पैमाना था। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये 2 अंक में और 1 अंक में भी आ चुका है कि जालवेराइन क्या था। जालवेराइन विद्यार्थियों 1834 में प्रशा जो देश था, प्रशा की पहल पर बनाया गया एक शुल्क संघ था, जिसने सभी शुल्क अवरोधों को यानी कि चुंगियों को समाप्त कर दिया था। और जिसके कारण क्या फ़ायदा हुआ कि व्यापार का आयात निर्यात वह जो था वह काफ़ी आसानी से हो पाया, और जिससे उस प्रदेश का उत्थान आसानी से हो सका। अगला प्रश्न है कि मुद्राओं की संख्या 30 से घटा करके, पहले 30 थी तो 30 से घटा करके 2 कर दी, यह किसने की। तो यह करी विद्यार्थियों जालवेराइन शुल्क संघ ने। और इस शुल्क संघ के जो अधिकतर जो राज्य थे वह जर्मन राज्य थे। किस शुल्क संघ के, जालवेराइन शुल्क संघ के। अगला प्रश्न है कि रूढ़िवादी देशों ने, और रूढ़िवादी देश कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, प्रशा और रूस। तो रूढ़िवादी देशों ने नेपोलियन सरकार का विरोध किया था। तो विरोध का कारण क्या था। तो बच्चों, विरोध का कारण मुख्य जो था कि नेपोलियन ने अधिकांश रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर उदारवादी राजतंत्र की शुरुआत करी थी। यानी कि नेपोलियन ने उदारवाद का कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी थी। और यह विरोध में किसके रहा, रूढ़िवादी मान्यता के। और ये जो थे ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ये रूढ़िवादी मान्यता के देश थे। इसलिए इन्होंने नेपोलियन की विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, लास्ट है इसका, कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य बताओ। जो वियना संधि हुई थी, तो फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा जितने भी बदलाव किए गए थे, नेपोलियन जो बदलाव किए थे वह करे थे कैसे बदलाव, उदारवादी बदलाव। तो इन सभी बदलावों को वापस लेना यानी कि समाप्त करना, तथा फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना, यह मुख्य उद्देश्य था वियना संधि का। तो इसी के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद इस पाठ का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। तो इसी के साथ सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को, चहल सर की क्लास को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें
शेयर करें, ताकि आने वाली सभी जो वीडियो हैं आपको बाकी से पहले उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।